तलवार एक हथियार है, यही जानते होंगे ना आप। पर अगर मैं कहूं कि तलवार वो है जो पानी पर लकीर खींच दे, जो युद्ध की आबो हवा बदल दे, जिसकी बस होने मात्र से दुश्मन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़ा हो, जिसकी धाक से ही दुश्मन देश पानी मांगे। कारगिल का युद्ध जो था ज़्यादातर कश्मीर एरिया में था और ये भी आशंका थी कि वो थोड़ा स्प्रेड हो सकता है और बाकी अपने बॉर्डर्स में भी जंग हो सकता है। इसलिए नौसेना को आर्मी को सपोर्ट करना था और इसलिए नेवी को आर्मी को सपोर्ट करने के लिए मकरान कोस्ट, जो कराची का कोस्ट है, जो उनकी सदर्न बॉर्डर है और जो बड़ी वल्नरेबल है, उस पे हमें प्रेशर डालना था और यह प्रेशर हमने शुरू से लेकर आखिर तक रखा और इस तरह आर्मी को डिस्टेंट सपोर्ट दिया। जी हाँ, करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ रही इंडियन आर्मी को डिस्टेंट सपोर्ट दिया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के थ्रू। अभी आपने जिनकी आवाज सुनी वो है एडमिरल माधवेंद्र सिंह, रिटायर्ड, जो नौसेना के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए। बात 1999 की है, मई, जून और यही जुलाई का महीना था। सेना का ऑपरेशन विजय चरम पर था। एयर सपोर्ट के लिए हमारे जाबाज एयर वॉरियर दुश्मन पर काल बनकर बम बरसा रहे थे और साथ ही दूर वेस्टर्न मैरीटाइम बॉर्डर पर एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी थे, जिनके हाथों में थी वेस्टर्न नेवल कमांड की कमान। नौसेना ने जहां अपनी मुस्तैदी बढ़ाई, वहीं दुश्मन कमजोर पड़ने लगे। नमस्कार, ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट है और मैं हूं इस रक्षा सूत्र की सूत्रधार शैलजा और 25 साल पुराने हमारे गौरवशाली इतिहास के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को आज खोलूंगी, जिसका नाम है ऑपरेशन तलवार। कारगिल युद्ध के ठीक एक महीने पहले ही मैंने मुंबई में स्थित हमारी ताकतवर पश्चिमी बेड़ा के नौसंचालन अधिकारी का पदभार संभाला था। देश के ज़्यादातर लोग हमारी नौसेना की भूमिका एवं योगदान से भली भांति परिचित नहीं है। यह बिल्कुल सच है कि नौसेना ने इस युद्ध के दौरान टॉर्पेडो, मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट या तोप नहीं दागे। इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि नौसेना का रोल स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम का था। भारत का लक्ष्य हमारे जमीनी क्षेत्र से दुश्मन को उखाड़कर बाहर फेंकने तक ही सीमित था। भारत नहीं चाहता था कि युद्ध का विस्तार हो। और ये आवाज है वाइस एडमिरल MS पवार, रिटायर्ड की, जो 1999 में कमांडर के पद पर थे और वेस्टर्न फ्लीट मुंबई में फ्लीट नेविगेशन ऑफिसर थे और करगिल युद्ध का अहम हिस्सा थे। इंडियन नेवी ने साइलेंटली ऑपरेशन किया। पहले तो हमने सोचा था कि ये छोटा सा ही माइनर इंट्रूजन है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में मालूम पड़ा कि ये तो मेजर इनकर्शन है पाकिस्तान का और ये खाली टेररिस्ट का नहीं है, ये सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी भी है। तो फिर हमने अपने सारे युद्ध पोस्ट्स को कंसंट्रेट किया। जो ईस्टर्न फ्लीट थी विशाखापट्टनम में, उनको हम वेस्टर्न थिएटर में लाए, बॉम्बे में लाए, कारवार में लाए, ताकि अरेबियन सी में हम जितना भी फोर्स लगा सकते हैं, अगर मौका मिले तो हम सब तैयार हैं। भारतीय नौसेना की तैनाती और तत्परता को देखकर पाकिस्तान की नौसेना अपने बंदरगाह में या तट के नज़दीक इलाकों तक ही सीमित रह गई थी। और जैसे कि एडमिरल साहब ने भी कहा है, पाकिस्तान को डर था कि उनका समुद्र मार्ग से 100% आयात किए जाने वाले तेल और पेट्रोल, डीजल आदि सामग्री को भारतीय नौसेना से बड़ा खतरा है। उनके तट के नज़दीक शिप्स के इंश्योरेंस की कीमत भी काफ़ी बढ़ गई थी और उनको ये मजबूरी थी कि तेल वाहक जहाज़ों को संरक्षण देना पड़ा था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सन 2000 में प्रकाशित जेन्स फाइटिंग शिप्स नामक एक प्रतिष्ठित ग्रंथ की ओर,
जो दुनिया की नौसेनाओं के बारे में जानकारी के लिए मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अरबी समुद्र में 1999 में भारतीय नौसेना की सामरिक तैयारी, तत्परता और तैनाती का तरीका कारगिल युद्ध को सीमित रखने और तेजी से समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इससे आप भारतीय नौसेना की उपलब्धि और प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और जब ऑपरेशन लॉन्च करने की बारी आई तो व्हाट स्पेसिफिक टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स वर असाइन्ड? हम जानते हैं नेवी की भूमिका बहुत अहम थी। नौसेना का मेन टास्क तो यही था कि हम कराची कोस्ट में प्रेशर रखें और पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी फ्लीट कहाँ है, उनको कीप देम गेसिंग एज दे से, और ज़्यादातर हमें उनकी ऑयल लाइफलाइन जो है उस पर ध्यान रखना था। टू कीप देम गेसिंग एज दे से, बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा था। दोस्तों, यूं तो युद्ध का इरादा भी दुश्मन का था, जगह भी उनकी ही चुनी हुई थी। प्लानिंग से लेकर हथियारों तक का जकीरा भी उन्होंने अपने हिसाब से तैयार किया था। पर हम तैयार नहीं थे। किसी तरह की घुसपैठ का अंदेशा भी नहीं था। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक हमें छेड़ोगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि एडमिरल सर ने कहा कि इंडियन नेवी को पाकिस्तान की ऑयल लाइफलाइन पर नजर रखनी थी। पाकिस्तान को तेल की रिक्वायरमेंट थी जो हवाई जहाज, ट्रक्स और टैंक्स में ज़रूरत होती है, और वो समुद्र के रास्ते ही आता था। और अगर हम उस ऑयल लाइफलाइन को कट कर दें तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लैंड बैटल पर ज़रूर पड़ता। संघर्ष जारी था और तीनों सेनाएं एक साथ काम कर रही थी। What were the coordination efforts between the services? और क्या इसमें कोई लॉजिस्टिकल चैलेंज था इंडियन नेवी को? हाई लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल का जो कोऑर्डिनेशन है वो तो हमारी तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली में स्थित हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया गया था। लेकिन मैं वेस्टर्न थिएटर को कमांड कर रहा था, तो उस लेवल पे हमारे कोऑर्डिनेशन जो हमारे एयरफोर्स और आर्मी काउंटर पार्ट्स थे, खास करके एयरफोर्स, उनके साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारा। ज़रूरत पड़े तो अरेबियन सी में एयर स्ट्राइक कैसे करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुंबई का और गुजरात कोस्ट का एयर डिफेंस कैसे करना है, तो ये कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे हो रहा था। बाय एंड लार्ज जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे वो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि नौसेना हमेशा और बाकी छोटे मोटे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो है उस समय में, आजकल की डिफरेंस है, उस समय में जो मिसाइल्स थी हमारी, उनको आर्म करना है या आर्म नहीं करना है। क्योंकि जो मिसाइल्स 20 साल पहले थे या 25 साल पहले थे, उनमें थोड़ा लाइफ थोड़ी कम थी, और एक दफ़ा अगर आर्म कर दो तो उसको बाद में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है। बाकी जो भी चैलेंज थे हमने अच्छी तरह फेस किए। जी, वाइस एडमिरल MS पवार सर, आप इस ऑपरेशन का अभिन्न हिस्सा थे। आपके सामने क्या क्या हो रहा था उस समय? ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की बात पर जैसे एडमिरल सर ने बताया, आप इसमें और क्या जानकारियां जोड़ना चाहेंगे? मैं यह अधोरेखित करना चाहता हूँ कि लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस के मामले में हमारे नौसेना के स्टोर डिपो, आयुध भंडार एवं डॉकयार्ड ने बड़े उत्साह के साथ योगदान किया था। पूर्वी बेड़ा से पश्चिम तट पर लाई पोतों को बाकी पोतों के साथ सपोर्ट करने की चुनौती को उन्होंने बड़ी सफलता से निभाया था। हम जानते हैं कि मॉनसून कंडीशंस में खास तौर पर छोटे जहाज़ों को काफ़ी मात्रा में रिपेयर, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने पोरबंदर और ओखा में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस तैयार किए थे। उस समय हमारा एकमात्र विमानवाहु जहाज INS विराट रिफिट में था। इसलिए बेड़े के तैनाती के नई तरीके, जिनमें भिन्न क्षमता के पोतों को सरफेस एक्शन ग्रुप्स में बांटा गया था, हमने कई नए तरीके अपनाए थे, जिसमें रिप्लेनिशमेंट ऑफ फ्यूल बाय जैकस्टे मेथड भी शामिल था, जिसके तहत
एक बड़ी पोत समुद्र में ही अपने साथ वाली छोटी पोत को तेल और अन्य सामग्री पहुंचाती है। और हमारे नेवल एविएशन के मेंटेनेंस टीम्स ने काफ़ी इनोवेटिव तरीकों से हमारे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स को कार्यरत रखा था। और ये हेलीकॉप्टर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन रिले, इन कामों में बड़े योगदान करते थे। जी, तो फिर अब बात इंडियन नेवी की स्ट्रैटेजी की करते हैं। कैसे ये समुद्र में रहकर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए सहायक रही। युद्ध के दौरान कारगिल क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी कई इलाकों में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वे टीम यानी समुद्री सर्वेक्षण टीम कार्यरत था, जो अपने आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के द्वारा ज्योग्राफिक रेफरेंस पॉइंट्स यानी भौगोलिक संदर्भ बिंदु स्थापित करते थे, जिससे हमारी सेना के तोपों को बेहतर निशाना लगाने के लिए मदद होती थी। इसके साथ ही नौसेना के डॉर्नियर विमान बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल क्षेत्र में पाकिस्तान के रडार्स का अचूक ठिकाना लगाने के लिए कार्यरत थे। और इसका काफ़ी फ़ायदा हमारी वायुसेना और सेना को भी हुआ। इसके अलावा मेरीन कमांडोज, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, वे तो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में कश्मीर में अपनी कार्रवाई कर ही रहे थे। ऑपरेशन तलवार में सिंधु श्रेणी की पनडुब्बी का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि काफी खतरनाक है। इसका वहां होना मात्र ही दुश्मनों को जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। आखिर इसे ब्लैक होल क्यों कहते हैं, ये हमें बता रहे हैं एडमिरल माधवेंद्र सर। सबमरीन जो पनडुब्बी होती है वो ज़्यादातर समुद्र के नीचे ही रहती है, उसको कोई नहीं देख सकता है, लेकिन उसको सुन सकते हो अगर आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट हो। सिंधु घोष क्लास सबमरीन जो है वो बहुत ही साइलेंट है, उसको स्पेशल इक्विपमेंट से भी डिटेक्ट करना या सुनना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए वेस्टर्न पावर्स ने जब ये सिंधु घोष क्लास शुरू में आई, उन्होंने इस सबमरीन टाइप को निकनेम दे दिया कि ये ब्लैक होल है, कि इस सबमरीन को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, कभी मालूम ही नहीं होता कि ये कहाँ है। तो इसलिए ये जो निकनेम है सिंधु घोष क्लास को वेस्टर्न पावर्स ने दिया है ब्लैक होल। नौसेना का इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने का एक और कारण ये भी था कि नौसेना हमेशा ही तैयार रहती है। अगर बड़ा युद्धपोत है तो 12 घंटे और कोई छोटा जहाज है तो मात्र 4 घंटे में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे लिए यह युद्ध तैयारी से नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग, अनुभव और देश सेवा के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से जीता गया। कोई भी दुश्मन आपको नोटिस नहीं देगा कि हम जंग शुरू करने वाले हैं। वो इनफैक्ट सरप्राइज एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। सो हमेशा आपको तैयार रहना है। और नौसेना, बाकी सेनाएं पीस टाइम में ट्रेनिंग करती ही रहती है। जैसे पुराना अंग्रेजी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो पीस टाइम में हम प्रशिक्षण करते रहते हैं, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, अलग अलग अभ्यास करते रहते हैं और हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो युद्ध में काम आए। वाइस एडमिरल एमएस पवार सर, करगिल के इस युद्ध से नौसेना ने क्या सीखा? कारगिल युद्ध के बाद गठन की गई कारगिल रिव्यू कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई सुझाव दिए थे। उनमें इंटेलिजेंस, जॉइंट मैनशिप, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय में स्टाफिंग, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वगैरह कई मुद्दे हैं। भारतीय नौसेना ने अपने स्तर पर मूलभूत विचारों में स्पष्टता लाने के हेतु इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन यानी भारतीय समुद्री सिद्धांत का प्रकाशन किया है। उसी तरह नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा रणनीति का भी प्रकाशन किया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये सिद्धांत और नीतियाँ किसी विशिष्ट देश के संदर्भ में नहीं है। कारगिल युद्ध के बाद 25 सालों में समुद्री सामरिक क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं,
नए उपकरण और नए कार्यक्षेत्र उभर आए हैं, जैसे स्पेस, साइबर, डिजिटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क्स, सोशल मीडिया आदि। इनका प्रभाव युद्ध शैली पर और उपकरणों के डिज़ाइन पर भी जरूर पड़ता है। साथ ही साथ हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, ताकि किसी निर्बंध या सैंक्शंस का हम शिकार न बने। आखिर में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमें पाकिस्तान या चीन की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखाधड़ी करना उनकी नीति है और हम सत्यमेव जयते के पुजारी हैं। कारगिल और गलवान के पहले पाकिस्तानी पंतप्रधान और चीनी राष्ट्रपति हमें झूठे वादे और मीठी बातों से आश्वस्त कर रहे थे, लेकिन हमारे पीठ के पीछे वे हमारी सरहद पार करने की तैयारी भी कर रहे थे। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, हर जंग अपने पीछे सैकड़ों कहानियां और उनके आप जैसे नायक और हीरोज छोड़ जाती हैं। करगिल की विजय गाथा भी कुछ ऐसी ही है। आपसे करोड़ों युवा प्रेरणा ले रहे हैं। एडमिरल माधवेंद्र सिंह सर, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? फाइनली मैं बोलूँगा आपके युवकों को कि प्लीज़ जॉइन द नेवी। इट इज़ द बेस्ट सर्विस। इफ़ यू हैव टू सर्व, किसी और के लिए काम करना है तो आप नौसेना में करिए, सेना में करिए, वायुसेना में करिए। इससे बेहतर कोई दूसरी सर्विस नहीं है। वाइस एडमिरल MS पवार सर, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज की हमारी नौसेना कारगिल युद्ध के समय की नौसेना से कई गुना आधुनिक, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और काबिल है। पिछले 25 सालों में विश्व की प्रमुख नौसेनाओं के साथ हमारा सहयोग काफ़ी मात्रा में बढ़ा है और हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नौसेना माने जाते हैं। क्वाड संगठन का भी हम एक मूल्यवान हिस्सा है। हिंद महासागर में हमें सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का दृष्टिकोण रखते हुए पड़ोसी नौसेनाओं को बिना किसी अपेक्षा से सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय देश किसी भी आपातकाल समय में हमें याद करते हैं। यह अभिमान की बात है और एक जिम्मेदारी भी है। भारतीय नौसेना में सेवा करना एक विशेष सम्मान की बात है और युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि इस बारे में वे जरूर विचार करें। नौसेना में भर्ती होने के लिए सिर्फ मेरिट की ज़रूरत है और यह निःशुल्क है। किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं या इसमें कोई आरक्षण नहीं। जलमेव यस्य बलमेव तस्य शन्नो वरुणः। हमारे साथ जुड़ने और ऑपरेशन तलवार के बारे में इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी देशवासियों तक जानकारी पहुंचाने के साथ ही इस ऑपरेशन की इनसाइट्स शेयर करने के लिए आप दोनों सम्मानित गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।